अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 22 करेंगे, यानी जो चैप्टर नंबर 22 है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है आपके पेपर के लिए, या जिससे सबसे ज़्यादा पेपर आपका, बल्कि पूरा ही पेपर जिससे बनकर आएगा, वो बुक है। फिर बुक को समराइज़ करते हैं नोट्स में, गाइड्स में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ठीक है, चाहे वो नोट्स आप लिखें या कोई टीचर लिखे। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है और इंशाल्लाह इसमें से एमसीक्यूज़ आप देखेंगे पेपरों में आ भी रहे होंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा जो है वो लंबा रहा, यानी काफ़ी टाइम इस चैप्टर ने लिया, लेकिन हमने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, चले सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ 10 एमसीक्यूज़ हैं और ज़्यादातर सॉल्व करने वाले नहीं है, लॉजिक है। जो आपको पढ़ाया था पीछे वही लॉजिक अगर आपको याद है तो ये आप खुद भी सॉल्व कर चुके होंगे अब तक, और अगर नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ समझना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ गाइड कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी बात। सबसे पहले एमसीक्यूज़ चेक करते हैं, उसमें क्या करना है। कहा जाता है टेक द करेक्ट आंसर्स, यानी एमसीक्यूज़ हैं बेसिकली, या चूज़ द करेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डैश ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। अच्छा, अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास यूज़ करता है किस तरह की ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। देखें, अरिथमेटिक मीन में आपको पूरा डेटा चाहिए होता है कोई भी टेबल बनाने की, यानी उस अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक मीन आप सिर्फ 2-3 नंबरों से नहीं निकाल सकते, आपको पूरा का पूरा क्या होता है, डेटा चाहिए होता है। तो मिडल, एक्सट्रीम यानी ऑल, इसका जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ बनेगा। इसका जवाब क्या बनेगा आपके पास, ऑल, यानी आपको मिडल की जो चीज़ें मौजूद है वो भी चाहिए, एक्सट्रीम जो चीज़ें मौजूद है वो भी चाहिए। तो फर्स्ट का आपके पास जो बन रहा है वो सी लिख देते हैं, या हम यहाँ ऑल ही लिख देते हैं उठाकर, ठीक है, सी। इस तरह मैं बराबर में मेंशन भी कर दूंगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर कहा जाता है कि द अनग्रुप्ड डेटा मस्ट बी ऑर्डर्ड फर्स्ट टू फाइंड। अनग्रुप्ड डेटा यानी देखो ये अनग्रुप्ड डेटा है, जैसे कि लिखा हुआ है 2, 3, 6, 7, 8। अब इसको ऑर्डर में किया जाएगा। ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, ऑलरेडी ही ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट है, यानी छोटे से बड़ा नंबर बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कुछ नंबरों को मैं आपस में रिप्लेस करूं, जैसे 7, 3, 6, तो अभी ये अनग्रुप है और साथ ही साथ अनऑर्डर भी है। तो इसको ऑर्डर में कैसे लाऊंगा मैं, असेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो मुझे 2 लिखना होगा, फिर 3, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा नंबर, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। तो 3 से बड़ा नंबर 6 हो गया, 6 से बड़ा नंबर 7 और 8। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए ज़रूरी नहीं है कि 3 के बाद 4, 5 आना लाजमी हो, नहीं, जितने नंबर दिए हैं उसको आप सेट कराएंगे। तो इसी तरह यहाँ भी यही काम हुआ है। तो ये काम हम सबसे पहले किस चीज़ के लिए करते हैं, किस चीज़ को पता करने के लिए करते हैं, मीडियन। आप जो है वो बगैर ऑर्डर में लाए अरिथमेटिक मीन भी पता कर सकते हो, मोड भी पता कर सकते हो, लेकिन मीडियन में प्रॉब्लम करता है। तो मीडियन आपको, ये मैंने यहाँ बहुत डिटेल में इसको समझा रखा है आपको, ठीक है। एक्सरसाइजेस अगर आपने देख रखी हैं तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होंगी। थर्ड आपके पास एमसीक्यूज, एक सिंपल एमसीक्यूज है। कहा जाता है कि द नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल लाई बिटवीन 5 एंड। तो नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो 5 है, तो यानी 25 आपके पास इसका जवाब आ रहा होगा, ठीक है, 25। अच्छा, चौथा जो है आपके पास मोड है। मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन ग्राफिकली यूजिंग। तो भाई देखो, मोड जो है वो ग्रुप डेटा में, यानी हमने बनाया था ना ग्राफ, इस तरह से जो ग्राफ बन रहा था वो कौन सा ग्राफ आ रहा था, इस तरह से जो ग्राफ आ रहा था वो कौन सा ग्राफ आ रहा था आपके पास, हिस्टोग्राम आ रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन। मोड ऑफ ग्रुप डेटा यानी मोड आपको हासिल करना है ग्रुप डेटा का, और वो भी हासिल करना है ग्राफिकली। तो वो क्या करेंगे, आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम एक खास तरह का ग्राफ होता है आपके पास, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें आप जो है वो बॉक्सेस बना रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास अगला है, इफ डेटा हैज आउटलाइनर देन इट मिस हैंडलिंग। तो कह रहे हैं अगर डेटा के पास जो है वो आउटलाइनर है तो क्या मिस हैंडलिंग होता है फिर। तो देखिए, याद रखिएगा कि ये एमसीक्यूज आपको याद भी करने पड़ सकते हैं अगर आपने समझा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा अरिथमेटिक मीन, ए आएगा। अच्छा, हिस्टोग्राम आपके पास था, ये भी ए थे, दोनों ए थे।
4 भी ए है, 5 भी ए है, 6 को देखते हैं। 6 में यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक आपको इस तरह का कोई भी सवाल नहीं कराया गया, जो जिस तरह का भी क्वेश्चन दिया ना, इस तरह का आपको एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं कराया गया, लेकिन आसान है। आपको क्या दिया हुआ है, द एम ऑफ, एक आपको सेट दिया हुआ है 0, 90, K, 10 और ये 100, ये आपको दिया हुआ है, एक ग्रुप कह लो या एक सेट कह लो दिया हुआ है आपको, ठीक है। अनग्रुप है ये, क्योंकि अभी ना इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी पता है, ना ही आपको कुछ इसका पता है। और इसका एम आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। आप कहते हैं कि के की वैल्यू फाइंड आउट करें इस पूरे तरीके कार से। तो देखो, सबसे पहले तो एम का फॉर्मूला क्या था वो याद रखो। एम का फॉर्मूला था आपके पास समीशन एन आई इक्वल टू 1 और एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब ये चीज़ क्या ड्रॉ कर रही है, ये चीज़ क्या शो कर रही है कि एक्स आई यानी x1 i इक्वल टू 1 से शुरू होगा और n इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है। तो यानी पहले 0 को समीशन करो, 0 को ऐड करो 90 में, ऐड करो k में, ऐड करो 10 में, ऐड करो 100 के अंदर, ठीक है। ऐसे करके आपने, समीशन का मतलब क्या होता है, ऐड कर देना, जितनी भी चीज़ें दी में सबको ऐड कर देना 1 से लेकर लास्ट तक जाकर। तो am मेरे को कितना दिया हुआ है, am की जगह मैं 40 लिख सकता हूँ क्योंकि am 40 आएगा आपके पास। तो 0 प्लस 90 प्लस k प्लस 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 या ऑब्जर्वेशन है। तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 को और इन सब को ऐड करा के 200 कर लीजिए, ठीक है। 200 हो जाएगा ना, कि 90 प्लस 10 100 और 100 प्लस 100 200। तो यहाँ भी 200 आ रहा है, यहाँ भी 200 आ रहा है। अच्छा, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 200 यहाँ प्लस हो रहा है। तो k इक्वल टू 0 फाइंड हुआ आपके पास। तो 0 आपके पास इसका जवाब आ रहा है, ठीक है। 0 इसका जवाब था आपका। तो मैंने किस तरह निकलेगा मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। आई होप आप लोग, सोल्यूशन बराबर में ही आपके पास है, इसको देख लेना। ये आ सकता है, इस तरह के एमसीक्यूज बड़े फेवरेट होते हैं टीचरों के लिए, तो पेपरों में देते भी हैं काफ़ी। अच्छा, तो 0 आ गया, यानी ए आ गया आपके पास। कहते हैं कि मीडियन एंड क्वार्टाइल्स आर इन नेचर। तो मीडियन एंड क्वार्टाइल्स क्या होते हैं नेचर में, याद रखिएगा। इसका जवाब आपके पास जो है वो सी है, वो होते हैं आपके पास लॉजिकल, ठीक है। ये मीडियन और क्वार्टाइल्स अगर आपके पास पूछ लेंगे क्या होते हैं, ये आपके पास लॉजिकल्स होते हैं, लॉजिकल। हर चीज़ में लॉजिक तो होता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। लॉजिकल सी, लॉजिकल। अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इन रेशो। तो देखिए, अपर क्वार्टाइल ये सब जो है ना, इनका जो रेशो होता है वो 75:25 का होता है। अब ये क्या चीज़ है, आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है और ना ही मैंने पढ़ाया, मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने ये पढ़ा दिया, लेकिन इसका जवाब लिख लीजिए। अब ये डिटेल में दी होती तो मैं पढ़ा देता, लेकिन अब इसको यहाँ सिर्फ एक एमसीक्यूज़ में डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। वरना यहाँ पे पता है ये बहुत ज़्यादा लंबा ले जाएगा ये टॉपिक, आधा 1 घंटा तो कहीं नहीं गया इसको समझाने में कि ये कैसे 75:25 होता है। इफ़ डेटा कंटेन अ नंबर इक्वल टू 0, अगर डेटा कंटेन कर रहा है नंबर इक्वल टू 0 है, तो क्या चीज़ आप जो है वो पता नहीं कर सकते, तो आप हार्मोनिक मीन नहीं पता कर सकते। मैंने उस दिन ये आपको बताया था कैसे नहीं पता कर सकते। इफ़ डेटा कंटेन अ नंबर, एक डेटा कंटेन कर रहा है नंबर जो इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर है, तो हार्मोनिक मीन नहीं पता होगा, नहीं किया जा सकेगा पता। इफ़ ऑल नंबर्स इन डेटा आर इक्वल, अगर तमाम नंबर डेटा में बराबर हो जाएं, तमाम नंबर डेटा में बराबर आए, यानी जैसे हर जगह दिया हुआ है 2 2 2 2, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स सेम दी हुई है, ठीक है, ऑल नंबर्स इन डेटा। तो उस सिचुएशन में ना आप जो है वो अरिथमेटिक मीन पता कर पाओगे, ना ज्योमेट्रिक, ना हार्मोनिक, क्योंकि ये डिफरेंस के लिए पता किया जा रहा होता है ना। तो यहाँ पर आता है भाई अरिथमेटिक मीन से आपको क्या पता चल रहा है, फॉर्मूला देख के क्या समझ में आ रहा है, ये एवरेज बता रहा है आपको,
कि भाई जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, या मीन बता रहा है आपको, ये आपको एवरेज बता रहा है या मीन बता रहा है। अब मीन और एवरेज क्या होता है भाई, देखो जितनी भी आपको चीज़ें हैं उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करोगे, यानी जितनी वो दी हुई है उससे डिवाइड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक चीज़ कितना टाइम ले रही है। ठीक है, एक चीज़ कितना टाइम ले रही है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो 10 दिन जो है वो उसने 10 रुपये इस्तेमाल किए 1 घंटे में, या फिर थोड़ा और आसान कर लीजिए, उसने 10 रुपये इस्तेमाल किए 2 सेकंड में। उसने 10 रुपये इस्तेमाल किए 2 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने रुपये इस्तेमाल किए, तो ये 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, तो 1 सेकंड में उसने 5 रुपये इस्तेमाल किए, यानी एवरेज उसने हर सेकंड 5 रुपये खर्च करे। ठीक है, यानी हर 1 सेकंड बाद 5 रुपये खर्च कर रहा था। इसको मिनट बना लो, चलो सेकंड नहीं बना रहे, तो हर मिनट में 5 रुपये। तो यही चीज़ ये एवरेज बता रहे होते हैं, या आपको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अरिथमेटिक मीन एवरेज बता रहा होता है। तो ये चैप्टर यहाँ हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। एक MCQ साहब का मेरे ऊपर उधार है, जो कि मैंने समझाया नहीं है, वो क्या है 8। अब ये मैं सोच रहा था किस तरह आपको बताऊँ शॉर्ट करके, लेकिन मुझे इसका कोई शॉर्ट करना मिला नहीं, काफ़ी इसको डिटेल में ले जाना पड़ता, तो फिर ये होता। इंशाल्लाह अगर ये टॉपिक आता है आगे तो मैं इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़। बाकी अब आपका चैप्टर शुरू होता है 23, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट चैप्टर शुरू करूँगा आपका आखिरी चैप्टर चेक कराता हूँ कौन सा है। मैं यहाँ पर यूँ बता रहा हूँ क्योंकि आखिरी चैप्टर जो आपके पास है ना, ज्योमेट्री वाला और ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के पेपरों में भी आ रहा है ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ अब थ्योरम शुरू हो गए यहाँ से आपके ना, अब थ्योरम का काम आ गया है आपका। अब आपका वो काम ख़त्म हो गया है कि आपने जो है वो अलजेब्रा करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सब ख़त्म हो गया है आपका। अब सिर्फ थ्योरम पर आ गए हैं आप, थ्योरम को डील करेंगे अब यहाँ से आप। लेकिन जो चैप्टर नंबर 23 है ना, वो थ्योरम तो है, लेकिन थ्योरम की मदद से अलजेब्रा लगा सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स की वैल्यू, हाइट और ये सब पता कर सकते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहूँगा मैं उसे। अगर वो चैप्टर आप समझ लेंगे ना, तो आपकी पढ़ने की सलाहियत खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर है असल में। उसमें आपको कुछ चीज़ें देकर एनालाइज करने के लिए दिया जाएगा और फिर आप पता कर सकेंगे कि आपने पता क्या करना था। चैप्टर नंबर 30 शुरू करूँगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कराने का मकसद ये है मेरा कि फ़िज़िक्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से रिलेट करती थी, जो कि मैंने कराई हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब आने वाला है। तो उसको कराने से पहले मैं तमाम फार्मूले भी लिखवाऊँगा, उसको आप लिखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद उसी मतलब इसकी जो एक्सरसाइज 30.1 होगी, उसी के साथ मैं फार्मूला लिखवा दूँगा और फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द। और ट्रिग्नोमेट्री में इंशाल्लाह अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने आप को। ट्रिग्नोमेट्री एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ये आपको इंट्री टेस्ट हर जगह बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे अगर आप उठाकर ये देखें। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, अच्छा समझ लीजिएगा ये जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ख़ास तौर पे, ताकि फिर जब टेस्ट वेस्ट दें तो आपका अच्छा टेस्ट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप में ऐड होना हो तो हो जाइएगा, नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।